नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं, ना सिर्फ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर, बल्कि कृषि क्षेत्र में जो भी नई जानकारी आती है, हमारी कोशिश यही कि सबसे पहले आप तक उसको पहुंचाया जा सके, जिससे आप उस जानकारी से लाभान्वित हो सकें और जागरूक भी हो सकें। कार्यक्रम में 3 भाग हैं, जिसमें पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, इसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज के समय में अगर समय की मांग के अनुसार चला जाए तो IFS यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाना बेहद ज़रूरी है। इससे ही हमारा जो फ़ायदा है और ज़्यादा बढ़ सकता है। और लगातार आपको हर एक राज्य में किस तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाया जा रहा है, कड़ी दर कड़ी, ये आपको हम दिखा रहे हैं। आज के इस अंक की अगर बात करें तो आज आपको हम बताएंगे झारखंड राज्य में किस तरीके से इस प्रणाली को अपनाया गया है और जो वहाँ के किसान हैं कैसे वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जैसा आप सभी जानते ही हैं कि ना सिर्फ हमें लागत को कम करना है, अपने मुनाफे को भी बढ़ाना है, और ऐसी स्थिति में ये प्रणाली काफ़ी कारगर है। तो आइए देखते हैं झारखंड में क्या स्थिति है IFS मॉडल की। झारखंड का एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल 5 एकड़ जमीन पर फैला है और ये गुरगुरजारी गांव में स्थित है, जो रांची जिले के अंतर्गत आता है। खाद्यान्न में यहाँ धान उगाया जा रहा है और धान की भी उन्नत किस्में लगाई जा रही हैं। इसके अलावा देसी प्रजाति भुट्टू भी यहाँ आपको मिल जाएगी। फूल और सजावटी पौधे भी इस मॉडल में उगाए जा रहे हैं। दूसरे व्यवसायों में मछली पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन हो रहा है। झारखंड मॉडल में फिलहाल 10 बकरियां और 50 मुर्गियां हैं। मुर्गियों में भी दिव्यायन रेड और कड़कनाथ प्रजातियां प्रमुख हैं। साथ ही 30 बतखें भी यहाँ आपको पलती हुई मिल जाएंगी। एकीकृत कृषि प्रणाली के झारखंड मॉडल में दुग्ध उत्पादन भी हो रहा है। इस समय कम से कम 10 गायें यहाँ बंधी हुई हैं। ज्यादा कमाई के लिए एक कस्टम हायरिंग सेंटर भी है, यानी जरूरतमंद किसान यहाँ से किराए पर कृषि मशीन ले सकते हैं। यही वजह है कि 5 एकड़ जमीन से जबरदस्त कमाई हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल ये मॉडल 7,80,000 रुपए की आमदनी दे रहा है। बहुत से किसान बेहतर आय की चाह में इस मॉडल को देखने आ रहे हैं और फिर इसे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आसपास के किसानों के लिए ये मॉडल प्रेरणा का काम कर रहा है। प्रति किसान घटती जोत के कारण अकेले खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं हो पा रही है। इसीलिए सरकार चाहती है कि आय बढ़ाने के लिए किसान कृषि के साथ साथ उससे जुड़े दूसरे व्यवसाय भी करे। एकीकृत कृषि प्रणाली भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। दूसरे व्यवसायों में मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय शामिल हैं। एकीकृत कृषि का बेहतर मॉडल वही है जिसमें तरह तरह की फसलें लगी हों, खास तौर से फल, सब्जियां और खाद्यान्न। ये प्रणाली चूंकि प्राकृतिक खेती पर ज्यादा जोर देती है, इसीलिए एक कंपोस्ट इकाई भी इस तरह के मॉडल का जरूरी हिस्सा है। IFS मॉडल में फसलों के लिए जरूरी खाद कंपोस्ट से मिल जाती है, जबकि मवेशियों और दूसरे व्यवसायों के लिए कुछ सामग्री फसलों से प्राप्त हो जाती है। यही वजह है इसमें उपज लागत काफी कम हो जाती है। जाना आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी एक इस तरह की तकनीक प्रणाली जो कि किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसको अपनाकर क्या लाभ हमें मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी ऐसी कौन सी बातें हैं, सावधानियां हैं जो हमें अपनानी होंगी और उसके ज़रिए भी हमारे जो लागत है वो कम हो सकेगी, साथ ही पशु स्वस्थ और निरोगी रह पाएंगे। पशुओं को SH एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है, अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को कम से कम दिन में 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें।
मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा इस माह में अपने पशुपालकों की सेहत को बरकरार रखने के लिए। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपको हम इस भाग में जानकारी देते हैं हमारे सफल प्रगतिशील किसानों के बारे में, विशेषज्ञों के बारे में। आज भी एक ऐसे ही शख्स हैं जिनके बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। आमतौर पर इनको जो लोग हैं वो एलिफेंट डॉक्टर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र की अगर बात की जाए तो करीब आधे से ज़्यादा समय जो है वो हाथियों के इलाज में बताया है। वन यानी जंगलों में घूमकर इन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की, ना सिर्फ उन पर अध्ययन शोध किए बल्कि ये पता लगाने का भी प्रयास किया कि किस तरीके के जंगल में इस तरह के जो हमारे जंगली जीव हैं वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और जिस तरह का इनका योगदान रहा है उसको देखते हुए सरकार की तरफ से 2020 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, ये पहले ऐसे पशु चिकित्सक हैं जिसको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में। भारत के वन्यजीव समुदाय में एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 59 साल के डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा ने अपनी जिंदगी के 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज करने में गुजारे हैं। इन्होंने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई है। पशुओं से अपने इसी लगाव के कारण देश विदेशों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान देने, हाथियों के प्रति उनके प्यार और सेवा को देखते हुए वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। वो देश के पहले पशु चिकित्सक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। हाथियों के साथ उनके जुड़ाव की कहानी इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि असम तथा भारत के कई राज्यों में उन्हें लोग एलिफेंट डॉक्टर के नाम से पहचानने लगे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर हाथियों के इलाज के लिए जंगलों में घूमने वाले डॉक्टर शर्मा ने हाथियों के साथ अपने जीवन का जितना समय बिताया है उतना समय अपने परिवार को भी नहीं दिया है। इन्हें खासकर असम के हाथियों से बेहद लगाव है। कारण ये भी है कि वो इन हाथियों की गतिविधियों से उनकी भाषा समझ लेते हैं। यही नहीं, कुशल कुंवर शर्मा उनसे संकेत में बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा की हाथी से प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। असम के नलबाड़ी जिले के एक छोटे से सीमावर्ती गांव परमा में डॉक्टर शर्मा का बचपन बीता था। उन दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं, हमारे घर में उस दौरान लखी नाम की एक हथिनी हुआ करती थी और मेरा अधिकतर समय उसके आसपास खेलने में गुजरा था। वहीं से मेरे मन में हाथियों के लिए प्यार की शुरुआत हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के घने जंगलों में हाथियों का इलाज करने के लिए अब तक करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुके डॉक्टर शर्मा 20 से अधिक बार अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। पिछले 15 सालों से बिना कोई साप्ताहिक छुट्टी लिए डॉक्टर शर्मा लगभग 10,000 हाथियों का इलाज करने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वो साल में कम से कम 700 जंगली और पागल हुए हाथियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर शर्मा असम के अलावा गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों में हाथियों का इलाज करने जाते हैं। उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया के जंगल से पकड़े गए सैकड़ों हाथियों का इलाज किया है।
डॉक्टर शर्मा ने हाथियों में एनेस्थीसिया पर पीएचडी की है। कुशल कुंवर शर्मा का मानना है हाथी बुद्धिमान जानवर होता है, क्योंकि बाढ़ आने का अनुमान उसे 6-7 दिन पहले ही हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर हाथी काजीरंगा के जंगल से निकलकर ऊंची पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। ये बात कई वन्यजीव एक्सपर्ट्स को भी पता है। वन अधिकारियों को भी हाथियों की गतिविधियों से पता चलता है कि बाढ़ आने वाली है। कुशल कुंवर शर्मा जी देश के पहले पशु चिकित्सक हैं, जिन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित खिताब मिला है, जिसका कारण पशुओं से अद्भुत जुड़ाव, खासकर हाथियों के प्रति उनका स्नेह है। इन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा हाथियों के इलाज और उनकी जीवन रक्षा में दिया है। पशुपालन में इनका योगदान बेहद प्रेरणादायक है। तो देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा, जो कि एलिफेंट डॉक्टर नाम से सुप्रसिद्ध हो चुके हैं, उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। साथ ही वो आज के समय में तमाम पशु चिकित्सकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर लगातार जो आपके सामने समस्याएं आती हैं, जो सवाल आपके जहन में आते हैं, हमारी कोशिश यही कि उनके जवाब आपको तय समय पर दिए जा सकें। आज भी कुछ ऐसे ही जो जवाब हैं हमारे विशेषज्ञ आपको दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कई हमारे किसान भाइयों के जहन में सवाल आया होगा, लेकिन इसका जवाब क्या हो सकता है ये जानना बेहद ज़रूरी, और ख़ासतौर से जब विशेषज्ञ इसका जवाब देते हैं तो जानकारी को आप पूरा कर सकता है। तो आइए आज भी इस जानकारी को पूरा करते हैं हमारे विशेषज्ञ के इस जवाब से। किसानों के सवाल और विशेषज्ञ के जवाब। जी हाँ, इस भाग में हम बात करते हैं किसानों के सवालों की, जो कि हम तक पहुंचते हैं, और उनके जवाब लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर JPS डबास, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डबास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सवाल जो आया है वो है रजनी जी का, जिन्होंने अलीगढ़ से सवाल हम तक पहुंचाया है। इनका कहना है कि हमारे यहाँ सहजन की खेती एवं बिक्री की जानकारी दें। जो सहजन की खेती है अलीगढ़ में बहुत आराम से हो सकती है, क्योंकि सहजन एक ऐसा पौधा है जिसको प्रतिकूल परिस्थितियों में अच्छी पैदावार दे देता है। चाहे आप खाद दें ना दें, पानी मिले ना मिले, लेकिन ये पौधा हो जाता है। और सहजन एक पेरिनियल ट्री है, क्योंकि बहुवर्षीय पौधा है, वृक्ष है, तो इसका पूरा लाभ मिल सकता है। सहजन से हमें 2 चीज़ें प्रमुख मिलती हैं जिनकी बाज़ार में सीधी बिक्री की जा सकती है। एक तो इसकी फलियों की हम बिक्री कर सकते हैं, इसकी जितनी भी पकी हुई फलियां हैं उनकी बिक्री होती है, और खूब सारा जितना भी हम सांभर खाते हैं या जो मसाला डोसा खाते हैं उन सब लोगों की सब्जी में इसका प्रयोग होता है। खासकर साउथ इंडियन जितने भी लोग हैं वो सहजन की फलियों का खूब बहुमात्रा में प्रयोग करते हैं, और बाकी लोगों को भी सहजन की फलियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सहजन के अंदर कैल्शियम और अन्य मिनरल बहुत ही बहुतायत मात्रा में होते हैं। और सहजन एक औषधीय पौधा है जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसके साथ साथ में सहजन की पत्तियों में भी खूब सारा कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं, तो सहजन की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे सहजन की पत्तियों को सुहा के इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है, और सहजन से हमें जो फूल हैं वो भी काम आते हैं। और सहजन की जो कच्ची फली हैं इसकी भी सब्जी बन सकती है। तो सहजन एक ऐसा पौधा है जिससे हमें बहुत से अच्छे किस्म के उत्पाद मिलते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये हम अपने घर में भी लगा सकते हैं, घेर में भी लगा सकते हैं, और खेतों में भी लगा सकते हैं। और इसके जो सूखी पत्तियों का पाउडर है इसकी काफ़ी मात्रा में विदेशों में भी काफ़ी मांग है, और देश में भी काफ़ी मांग है। इसकी पाउडर की बिक्री की जा सकती है, और बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो जो मेरे किसान भाई अलीगढ़ के हैं तो उनको इनसे सीख लेके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और महिलाओं के लिए सहजन की पत्ती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम की कमी जल्दी हो जाती है। अगर आप सहजन का प्रयोग अपने आहार में करते हैं तो महिलाओं को कैल्शियम की दिक्कत नहीं आएगी, उनका शरीर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो सभी जो सहजन की पत्तियों का, फलियों का खूब अपना उपयोग करें। ये बहुत ही लाभदायक पौधा है और एक औषधीय पौधा है, जो कि जिसकी आयुर्वेद में भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
अभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कृषि के साथ साथ मछली पालन क्षेत्र की अगर बात की जाए, यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं। और इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सीफा संस्थान की अगर बात की जाए, जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है, ये संस्थान लगातार जानकारी दे रहा है और हाल ही में इस संस्थान का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। मीठा जल जीव पालन अपने आप में बहुत बड़ा कारोबार है। भोजन उत्पादन के क्षेत्र में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बल्कि ये सबसे तेजी से फैल रहा है। कुल मछली उत्पादन में करीब करीब आधा मीठा जल जीवन पालन से ही प्राप्त हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2016 और 17 में 114 लाख टन से भी ज्यादा मछली उत्पादन इसी के माध्यम से हुआ। भुवनेश्वर स्थित मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान यानी सीफा इसी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रहा है। पिछले महीने ही सिफा ने अरुणाचल प्रदेश के सोनाजुली में एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी पार्क का शुभारंभ किया। संस्थान के 34वें वार्षिकोत्सव समारोह में इस पार्क का भी जिक्र आया। खासतौर से अरुणाचल प्रदेश के कृषि, बागवानी और पशु चिकित्सा, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री तज ताकी ने इस पार्क के लिए संस्थान को बधाई भी दी। आपको बता दें कि तज ताकी ही समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये पार्क अरुणाचल जैसे सुदूर राज्य में उन्नत जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा एक प्रगतिशील किसान के यहाँ एक्वाकल्चर फील्ड स्कूल भी खोला गया है, जो मछली पालकों और ग्रामीण युवाओं को मछली पालन तकनीक की जानकारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मौके पर तज ताकी और पी.के. बिसोई ने विशेष पोस्ट कार्ड भी जारी किया। बिसोई डाक सेवा बोर्ड नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं। इन पोस्ट कार्डों पर अलग अलग मछली प्रजातियों की तस्वीरें छपी हैं। इन तस्वीरों का मकसद किसानों के बीच मछली पालन के प्रति जागरूकता पैदा करना है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के अपर महानिदेशक डॉक्टर बिमल प्रसन्न मोहंती ने भी अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के लिए संस्थान की सराहना की। तो देखा आपने, लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं कि कैसे और ज़्यादा फायदा हम किसानों को दे सकते हैं। खासतौर से जब सुविधा या फायदे की बात कही जाती है तो कृषि और पशुपालन, जो कि एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, इनके लिए लगातार सरकार योजनाएं लाती है। पशुपालन क्षेत्र की भी अगर बात की जाए तो सरकार का प्रयास यही रहा है कि कृषि के साथ साथ इस क्षेत्र में भी और ज़्यादा फोकस किया जा सके, जिसके चलते जो पशुपालक हैं उनकी आमदनी में इजाफा हो सके और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारा पशुपालन क्षेत्र है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसी के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, कौन कौन सी वो योजनाएं हैं, आइए इस पर नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए PMMSY का शुभारंभ करेगी। समुद्री अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए तथा आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, सपोर्ट, व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालय राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
खुरपका मुंहपका रोग यानी एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ये कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और आइए अब कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं। लगातार आपको एक मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी देते हैं हम। आज भी एक ऐप के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है ई गोपाला। क्या है इस मोबाइल ऐप में खास, आइए देखते हैं। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। गांव में तो आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से आता है और इसीलिए पशुओं को पशुधन कहा जाता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी। इससे डेयरी किसानों को भी फायदा होगा। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाएंगी। यह ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों, पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकेगी। ई गोपाला ऐप पर आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधि उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। सरकार के इस कदम से न सिर्फ हमारे गांव बल्कि हमारे पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पशुपालकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 6 विकल्प दिखाई देंगे। मेरा पशु आधार विकल्प में किसान अपने नए पुराने पशु की जानकारी देख सकते हैं और नए पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलर्ट्स में किसानों को पशु के टीकाकरण की तारीख जैसी सूचनाएं भी मिलेंगी। और अब कृषि दर्शन में आइए जान लेते हैं देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुरुवार को कुछ स्थानों पर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कई जगहों पर बरसात का अनुमान। ओडिशा और झारखंड में 2 दिन गिनी चुनी जगहों पर बादल बरसेंगे। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कई स्थानों पर बारिश के आसार। बिहार में गुरुवार को छिटपुट बरसात की उम्मीद। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना। असम और मेघालय में शुक्रवार को अनेक जगह पानी बरसेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश के आसार। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को गिनी चुनी जगह बादल बरसेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी शुक्रवार को कुछ स्थानों पर होगी बरसात। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। तटीय और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में बरसात होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में छिटपुट बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बारिश के आसार। देश भर की मंडियों में क्या रहे कृषि जिन्सों के भाव, आइए जानते हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का भाव 1,800 से 2,000 रुपए क्विंटल के बीच दर्ज किया गया। गुजरात की मेघराज मंडी में गेहूं का भाव 1,500 से 1,725 रुपए क्विंटल दर्ज हुआ। राजस्थान की बेगू मंडी की बात करें तो यहाँ पर 1,650 से 1,950 रुपए क्विंटल।
जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं का भाव 1,575 रुपए से 1,780 रुपए क्विंटल दर्ज हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में 1,700 से 1,720 रुपए क्विंटल, जबकि हल्दौर मंडी में 1,650 रुपए क्विंटल, किशुनपुरा मंडी में 1,600 से 1,800 रुपए क्विंटल, वहीं लालगंज मंडी में 1,650 से 1,710 रुपए क्विंटल, जबकि तिल्हार मंडी में गेहूं का भाव रहा 1,725 रुपए क्विंटल से 1,740 रुपए क्विंटल। और अब आइए नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर भी, जो यहाँ लगातार आपको हम जानकारी देते हैं सोशल मीडिया पर क्या कुछ साझा किया जा रहा है। और ट्विटर की अगर बात की जाए, यहाँ कुछ क्या खास साझा हुआ, आइए देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपयों का परिव्यय के साथ वर्ष 2026 से 27 तक लगभग 2.5 लाख लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो देखा आज आपने कार्यक्रम में कितना कुछ नया हो रहा है कृषि क्षेत्र में, और इसको और भी खास बना रहे हैं हमारे अन्नदाता यानी कि आप। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको हम बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।